उस मादक पदार्थ पर निर्भर हो जाता है। मादक पदार्थों के सेवन के बिना उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यदि उनका सेवन नहीं करें तो शरीर में दर्द, बेचैनी और तरह तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। इन मादक द्रव्यों के प्रयोग का बुरा प्रभाव पड़ता है। एक बार आदत लग जाए तो बिना मादक पदार्थों के सेवन के जी नहीं सकते और उनका सेवन मौत की तरफ धकेलता जाता है। आज की युवा और प्रदेश के जल शक्ति मंत्री ने राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद की 54वीं बैठक में लिया हिस्सा। कहा, बुंदेलखंड क्षेत्र में पिछले 5 सालों में 9,802 करोड़ की लागत से 9 जिलों को किया गया है सिंचित। और आरडीएसओ ने कानपुर मेट्रो के सुरक्षा परीक्षण किए पूरे। आईआईटी कानपुर से मोती झील तक आरडीएसओ द्वारा अंतिम गति प्रमाण पत्र किया जाएगा जारी। नमस्कार, मैं हूं अनिल और अब इस बुलेटिन के समाचार विस्तार से। सांसदों के निलंबन पर राज्यसभा ठप। विपक्ष के 12 सांसदों को निलंबित किए जाने के मुद्दे पर मंगलवार को भी संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया, जिसकी वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई नहीं चल सकी। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। स्टार्टअप इंडिया योजना, पीएलआई योजना, पीएम गति शक्ति परियोजना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लोकसभा में चर्चा होने की संभावना है। विपक्ष के 12 सांसदों को निलंबित किए जाने के मुद्दे पर मंगलवार को भी संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया, जिसकी वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल सकी। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजेडी और वाम दलों ने सदन से वॉकआउट किया और महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष ने निलंबन को नियमों के खिलाफ बताया। The suspension of any member, there are 2 parameters which have to be adhered to. Firstly, the naming of the members by chairman is required prior to their suspension. Only thereafter, the motion of suspension of members so named can be moved. वहीं राज्यसभा सभापति ने कहा कि निलंबन नियमों के अनुसार हुआ है और सभी प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन किया गया है। You try to mislead the house, you disturbed the house, you ransacked the table, and you also throw the papers on the chair, and also you have got, some of them have gone down to the table, and then you are giving me lessons. So this is not the way. It was the motion was moved, it was approved, action is taken, it is final. If the members who have committed this sacrilege against the house, they have not expressed any remorse. On the other hand, they are justifying. And so I don't think the appeal of the leader of opposition is worth considering. I am not considering it at all. राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने भी सदन के अंदर और सदन के बाहर सरकार का पक्ष रखा और कहा कि पिछले सत्र में विपक्ष की मंशा सत्र को नहीं चलने देने की थी। अध्यक्ष का अपमान किया गया और आसन पर पेपर फेंके गए। लेडी मार्शल तक के साथ हाथापाई की गई। सदस्यों को इस पर माफी मांगनी चाहिए। तो सदन चाहता है कि सब हमारे माननीय सदस्य भाई बहन आए, सदन की कार्रवाई अच्छी तरीके से चले, वो माफी मांगे। जो गलत काम, गलती किसी से भी हो सकती है। जब गलती होती है तो बड़प्पन इसी में है कि आप उस गलती का एहसास करते हुए क्षमा मांग सकते हैं। उच्च सदन के माननीय नेतागण आके खेद व्यक्त करेंगे क्या गलत काम हुए, उसके बदले माननीय सदस्य खुद चेयर के ऊपर आरोप कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम पूरी तरीके से इसकी निंदा करते हैं। हंगामे के बीच कुछ देर चली सदन की कार्यवाही के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर कहा कि सरकार जल्द ही इस मामले में बिल लेकर आएगी, जिससे स्थिति स्पष्ट होगी। The issues pertaining to regulatory capacities and also the fact that it is proliferated in the last 2-3 years are well taken note of, and I can only go that far to say we've had extensive discussions on this. सदन चलाने की सभापति की कोशिशों के बावजूद सदन में हंगामा जारी रहा,
जिसके बाद राज्यसभा को बुधवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। निचले सदन लोकसभा में भी 12 सदस्यों के स्थगन के मुद्दे पर हंगामा हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में विपक्षी सदस्यों के आचरण और हंगामे पर नाराजगी जताई। माननीय सदस्य अगर प्रश्नकाल के अंदर हंगामा करेंगे तो कैसा सकारात्मक माहौल जाएगा, ये उचित नहीं है। अच्छे वातावरण को बनाए। आपकी मैंने किसी बात को नहीं माना है तो आप बेल में आइए, उसके पहले बेल में आना कहाँ तर्क है, ये तर्क उचित नहीं है। गतिरोध खत्म करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने सभी दलों की बैठक बुलाई और कामकाज सुचारू रखने पर सहमति भी बनी। लेकिन 3 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, टीआरएस सांसदों ने धान खरीद के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही भी बुधवार तक के लिए निलंबित कर दी गई। सरकार ने हंगामे के लिए विपक्ष पर निशाना साधा है। कभी भी जब लास्ट टाइम मानसून सत्र चला तब भी हमने बिना चर्चा चलाने का हमारा कोई मकसद नहीं था। इवन एज ए पार्टी ऑल्सो आवर पार्टी इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी इन दिस कंट्री, हैविंग द मैंडेट ऑल्सो, द पीपल सपोर्ट ऑल्सो, वी आर डेमोक्रेटिक एंड आवर लीडर इज ऑल्सो वेरी वेरी डेमोक्रेटिक। हालांकि भारी शोर शराबे के बीच भी लोकसभा में 2 विधेयक पेश किए गए। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया, जबकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने दी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 पेश किया। हालांकि हंगामे के चलते इस पर चर्चा नहीं हो सकी। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की बिगड़ी चाल पिछली कुछ तिमाहियों में तेजी से सुधरती दिख रही है। यहां तक कि जीडीपी बढ़त के आंकड़े लगातार सुधरते दिखे हैं। जुलाई से सितंबर के आंकड़े सामने आए हैं जो ये बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था अब पटरी पर आ रही है। एक ओर भारत कोरोना महामारी से तेजी से बाहर आ रहा है और दूसरी ओर उतनी ही तेजी से अर्थव्यवस्था भी रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही है। तमाम आर्थिक संकेतक इसी बात की गवाही दे रहे हैं और जीडीपी के ताजा आंकड़े इसी बात को साबित करते हैं। मंगलवार को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर में देश की विकास दर 8.4% रही है। ये लगातार चौथी तिमाही है जब विकास दर पॉजिटिव जोन में रही। पिछले साल इसी अवधि में भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% नेगेटिव में चली गई थी। इस साल की पहली तिमाही यानी अप्रैल 2021 से जून 2021 में भारत की जीडीपी की ग्रोथ में 20.1% की बढ़त दर्ज की गई थी। इस तरह पहले 6 महीने में जीडीपी औसत जीडीपी विकास दर 13.7% रही है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में जीडीपी 35.73 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो पिछले साल की समान तिमाही में 32.97 लाख करोड़ रुपए पर रही थी। आंकड़ों पर गौर करें तो ज्यादातर क्षेत्रों में तेजी देखी गई है। खेती बाड़ी और इससे जुड़े सेक्टर में विकास दर 4.5%। Corporate income and profit are above the pre-pandemic level. It is important here to not get subjected to the rhetoric that the formal sector is not important for job creation. As we have clearly seen, job creation in the formal sector is very important because those are the ones that provide high quality jobs. सरकार का कहना है कि उसने मांग और आपूर्ति दोनों पर ध्यान दिया है, जिसकी वजह से महंगाई काबू में रही है, जबकि दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है। Policy response focused on both demand and supply has been very important in the sharpest recovery that among all emerging economies and also in keeping inflation range bound. इस बीच कोर सेक्टर के आंकड़ों ने भी खुशखबरी दी है। कोर सेक्टर अक्टूबर में 7.5% की दर से बढ़ा है, जबकि सितंबर में ये 4.5% था। कुल मिलाकर भारत सभी मोर्चों पर दमदार प्रदर्शन कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल उच्च स्तरीय टीम 9 की बैठक में कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व में अनेक देशों में नए वेरिएंट के संक्रमित मिलने की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में हमें बहुत सतर्कता सावधानी की जरूरत है। दूसरे देशों और प्रदेशों से उत्तर प्रदेश आ रहे हर व्यक्ति की जांच जरूर की जाए। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। बिना जांचे किसी को बाहर न आने दिया जाए।
केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर शासन की ओर से जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था करने भी की जाए। लखनऊ के केजीएमयू, पीजीआई, गोरखपुर, झांसी, मेरठ में जल्द से जल्द जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था की जाए। ओमिक्रॉन पर सरकार सतर्क है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में अब तक ओमिक्रॉन से संक्रमित कोई मामला नहीं आया। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों के साथ किया मंथन, जांच, निगरानी और टीकाकरण पर जोर। आरटी-पीसीआर और आरएटी से नहीं बच सकता ओमिक्रॉन वेरिएंट, कहा सभी कोविड पॉजिटिव नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें। 26 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया। उसके बाद से दुनिया भर के देश बचाव के सभी कदम उठा रहे हैं। भारत भी बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरी सतर्कता बरत रहा है। मंगलवार को इसी सिलसिले में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नए वेरिएंट से निपटने की रणनीति पर मंथन किया। केंद्र सरकार ने राज्यों को जांच, निगरानी और टीकाकरण को लेकर लापरवाही नहीं बरतने की सलाह दी है। वहीं ओमिक्रॉन की पहचान के लिए आरटी-पीसीआर जांच कराए जाने को कहा है। साथ ही संक्रमित नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराए जाने और महामारी के संभावित हॉट स्पॉट की पहचान कर जल्द से जल्द रोकथाम के उपाय सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि भारत में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली है उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं। देश के एयरपोर्ट भी अब नए दिशा निर्देश के मुताबिक तैयार हो चुके हैं। विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच और उनके बैठने की व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक दूरी के पालन का भी ख्याल रखा जा रहा है। दूसरी ओर कर्नाटक ने राज्य में प्रवेश करने वाले सभी स्थान पर निगरानी और जांच बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया है कि राज्य में सभी गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस और सलाह के मुताबिक ही कर्नाटक बचाव, निगरानी, जांच, इलाज और कंटेनमेंट जोन बनाए जाने या लॉकडाउन को लेकर कोई भी फैसला करेगा। Keeping a strict vigil in the airport regarding foreign travelers, especially the countries where the new strain Omicron has been detected, and we have made test compulsory. We are taking all precautions. इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के रोकथाम के दिशा निर्देश को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। ये दिशा निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 31 सितंबर को जारी किए गए थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 से बचाव को लेकर बैठक की है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी जांच तेज कर दी गई है। मथुरा में जांच के दौरान 4 विदेशी नागरिक कोविड संक्रमित पाए गए हैं। अब तक 8 विदेशी नागरिक मथुरा में संक्रमित मिले हैं। ये सभी यूरोपीय देशों से ताल्लुक रखते हैं। वृंदावन में शीतल छाया एक जगह है, वहाँ पे लगातार जो बाहर से टूरिस्ट वीजा पे यहाँ आए थे फॉरेनर, वो पॉजिटिव मिल रहे हैं और अब तक 8 पॉजिटिव मिल चुके हैं। और पिछले हफ्ते में हमारे 2 केस और थे, तो हमारे 10 केसेस थे, जिनमें से कि 2 का आज होम आइसोलेशन पूरा हो जाएगा, तो 8 हमारे एक्टिव केसेस बचेंगे। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर एहतियाती तौर पर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 7 तक की कक्षाओं को 15 दिसंबर से खोला जाएगा। पहले 1 दिसंबर से ये स्कूल खुलने वाले थे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी महामारी की रोकथाम को लेकर बैठक की है। वहीं देहरादून में विदेशों से आने वाले नागरिकों को 14 दिन के होम आइसोलेशन में रखा गया है। इनमें 6 लोग दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिनटेक पर वैचारिक नेतृत्व फोरम इन्फिनिट का उद्घाटन करेंगे। इन्फिनिट फोरम के पहले संस्करण में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश हिस्सा लेंगे। ये फोरम नीति, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी हस्तियों को एक मंच पर लेकर आएगा। इसमें चर्चा के माध्यम से ये पता लगाया जाएगा कि फिनटेक उद्योग द्वारा समावेश विकास और व्यापक मानवता की सेवा के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ किस तरह से उठाया जा सकता है।
प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने सिंचाई विभाग के मुख्यालय में कल उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद की स्थलीय संचालन समिति की 54वीं बैठक की। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र की 1,46,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित कर चुकी है। वर्षों से पूरी नहीं हुई सरयू योजना को पिछले 5 सालों में 9,802 करोड़ रुपए की लागत से अब पूरा कर दिया गया है। इससे 9 जिलों के 14.5 लाख हेक्टेयर सिंचित किए जाएंगे। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मध्य गंगा परियोजना भी जल्द ही पूरी होगी। करके हम लोगों ने लगभग 1,46,000 हेक्टेयर जमीन केवल बुंदेलखंड में 49,000 इससे सिंचित किया। 15,000 रुपए जो 15 लाख हेक्टेयर हम लोगों ने जो नई परियोजनाओं के माध्यम से उसको किया, और ऐसे पथरई को, बंडई को, भावनी को, रसीन को, ऐसी बड़ी परियोजनाओं को पूरा करके, स्प्रिंकलर योजना को पूजा करके हम लोगों ने लगभग 1,46,000 हेक्टेयर जमीन को बुंदेलखंड के अंदर सिंचित किया। और 1971 और 72 में आज़ाद भारत का कितना बड़ा उत्तर प्रदेश में आप अगर देखें, और आप सब लोग बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, तो पता चलेगा कि इतने वर्षों में जो सरयू परियोजना प्रारंभ की गई थी आज तक वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन योगी सरकार ने 5 सालों के अंदर युद्ध स्तर पर काम करके 9,802 करोड़ और 9 जिले की परियोजना गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करने वाली परियोजना को हम लोगों ने पूरा किया है। इसी दिसंबर महीने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उसको भी हम जनता जनार्दन को समर्पित करेंगे। और इसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मध्य गंगा परियोजना, वो भी बहुत दिनों से लंबित थी। हमारे बिजनौर की, अमरोहा और संभल, मुरादाबाद चारों जिलों की वो परियोजना 1,47,000 हेक्टेयर जमीन को जिससे हम सिंचित करेंगे, वो भी परियोजना हमारी लगभग पूर्ण होने की स्थिति में पहुंच गई है। 2,000 ट्यूबवेल, 6,500 ट्यूबवेलों की रिबोरिंग, 18 पंप कैलानों का जीर्णोद्धार और नई पंप कैनाल बनाना, और जितने बंधे और बंधिया थे उनको सबका जीर्णोद्धार करना, इन सब परियोजनाओं के माध्यम से, और जो वर्ल्ड बैंक की हमारी योजना थी जो 16 जिले को हमारे प्रभावित करती है, नहरों की लाइनिंग करके और जो उसकी क्षमता वृद्धि की गई उसके माध्यम से लगभग 1,46,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित कर रहे हैं। इन सब परियोजनाओं के माध्यम से लगभग हम 25 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करने जा रहे हैं। आजमगढ़ जिले के महर्षि दुर्वासा ऋषि धाम पर ताम्र और रजत आच्छादित गर्भगृह को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में जनता का आशीर्वाद लेकर 6 यात्राएं निकाली जाएंगी। प्रदेश के पदाधिकारी और बूथ अध्यक्षों के परिश्रम से चुनाव में भाजपा को सफलता प्राप्त होगी। कानपुर में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन और आरडीएसओ टीम ने कानपुर मेट्रो का सुरक्षा परीक्षण पूरा कर लिया है। यह परीक्षण 19 नवंबर से शुरू किया गया और 27 नवंबर को पूरा कर लिया गया। इन परीक्षणों के परिणामों के आधार पर आईआईटी कानपुर स्टेशन से मोती झील स्टेशन तक कानपुर मेट्रो प्राथमिकता खंड के संचालन के लिए आरडीएसओ द्वारा अंतरिम गति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। उम्मीद है कि कानपुर के निवासियों को ये मेट्रो ट्रेनें बहुत जल्दी व्यावसायिक उपयोग के लिए मिल जाएंगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिन की बैठक महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ संपन्न हो गई। बैठक में निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र सहित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित रहे। तकनीकी अधिकारियों ने राम जन्मभूमि परिसर में 70 एकड़ में वाटर प्लांट, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट और इलेक्ट्रिसिटी, पानी की आवश्यकता के लिए लगने वाले उपकरणों के रखरखाव पर मंथन किया। राम जन्मभूमि परिसर की ओर जाने वाली सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर ट्रस्ट ने एक रोड मैप तैयार किया। ऐसे हम निर्माण काम को आगे गति देने वाले हैं। आगे 65 एकड़ के विषय में विशेष रूप से विचार विमर्श हुआ। उसका साइट प्लान कैसा होगा, उसमें निर्माण की प्रक्रिया को कैसे गति दी जाए, क्षेत्र में अभी जो काम चल रहा है उसके लिए सामान रखे हैं, उसके अलावा पिलग्रिम फैसिलिटी कैसे बनाई जाए,
जो यात्री जो आने वाले हैं उनके विषय में सुविधाएं कैसे जुटाई जाए, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा हुई है। अब उस पर अगली बैठक तक अंतिम रूप दे करके आप लोगों को और आपको दिसंबर 2023 तक निश्चित रूप से भगवान का दर्शन गर्भ स्थान जहां भगवान का जन्म हुआ है उस स्थान पर सबको मिलेगा, सभी श्रद्धालु। एकड़ परिसर में अग्निशमन, फायर फाइटिंग, इसकी क्या व्यवस्था हो, उसके विशेषज्ञ लोग आए थे। इतनी बड़ी मात्रा में श्रद्धालु आएंगे, अगर लोग गाड़ियों से आएंगे तो गाड़ी पार्क कहाँ करेंगे? तो गाड़ी के पार्किंग किन सड़कों पर समाज का, जनता का कितना भार रहेगा, लोड। 50,000 लोग किस सड़क पर ज्यादा चलेंगे, तो इसको चलकर देखा गया है। हवाई अड्डे पर वीआईपी आएंगे तो वो किस मार्ग से अंदर आएंगे। ऐसे विषयों पर कमरे में बैठकर देखना आज सड़क पर भी चलकर देखा गया। चित्रकूट में यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने और यातायात नियमों के पालन करने के लिए चलाए गए यातायात नवंबर माह का मंगलवार को समापन हुआ। कार्यक्रम में लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने स्कूली बच्चों को जागरूक किया और यातायात नियमों का पालन करने के लाभ छात्रों को बताए। शासन के निर्देश के क्रम में नवंबर माह में यातायात का माह का आयोजन किया गया था। इसके अंतर्गत हमने रोस्टर वाइज अलग अलग दिनों में अलग अलग स्थानों पर जनपदों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया था। इसके अंतर्गत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम जो विभिन्न विद्यालयों में, स्कूलों में चलाए गए थे। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक और इसके अलावा नेत्र कैंप का आयोजन किया गया था, जो अलग अलग दिनों पे किया गया था, जिसमें ट्रक ड्राइवर, टेम्पो ड्राइवर और जो हमारे पुलिस के कर्मी हैं उनके नेत्र की जांच की गई थी और उनको विधिवत उस संदर्भ में दिशा निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा जो चालानों की स्थिति है वो लगभग हमारे जिले में 3736 चालान हुए हैं कुल, और कुल जो जुर्माना राशि उसके अंतर्गत आई है वो लगभग 58 लाख के आसपास आई है। हमें हमेशा यातायात के नियमों का पालन करके ही गाड़ियों को चलाना चाहिए और इस पे हमारे जीवन पर बहुत ही ज्यादा उसका महत्वपूर्ण भाग भी जुड़ा हुआ है। यदि हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो जो यातायात पुलिस है उन्होंने कई सारे नियमों को भी बनाया हुआ है, जैसे कि हमें हमारा चालान करना, और हमें इसे हमेशा पालन करके ही चलाना चाहिए, जिससे हमारी जान भी बची रहती है और हमें हमेशा सुरक्षित भी रहते हैं। They told us so many rules about road safety and make us aware about it. Now I will tell that what is the profit of these things. In these things will help us very much in our future. We will be safe from accidents. We can make us aware we can aware other people about it, and also we can save many lives from this. Deliver the rules through songs, acts and speeches, and we hope that people could inspire from this and learn how to follow the rules for traffic. संगम नगरी प्रयागराज में आज से 12 दिवसीय राष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरुआत होने जा रही है। कोरोना की महामारी के चलते 2 साल बाद आयोजित हो रहे राष्ट्रीय शिल्प मेले में इस बार देश के कोने कोने से हस्तशिल्पियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें भारत के पारंपरिक शिल्प और व्यंजनों के 100 से ज्यादा स्टॉल लगेंगे। आयोजन में शास्त्रीय गायन, वादन और लोक नृत्य का भी दर्शक लुत्फ उठा सकेंगे। इस मेले में अलग अलग राज्यों के 97 हस्तशिल्पियों के स्टॉल और 21 खान पान की स्टॉलें लगाई जाएंगी। देखिए, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि ये मेला 1 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक की चलेगा। प्रातः 11 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक की ये सभी लोगों के लिए ओपन है, लेकिन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो संध्या 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक की चलेगा। इसमें जो प्रवेश शुल्क है वो 10 रुपये का है। इसके साथ साथ जो आपने कहा कि किस तरह के सांस्कृतिक दल आ रहे हैं, सांस्कृतिक दलों को लेकर के इस बार खास करके कोशिश हमारी ये रही है कि हम ट्रेडिशनल जो फॉर्म्स हैं हमारी और जो पूर्व में नहीं आई हुई हैं उन
लोगों को लेकर के आया जाए, कुछ यहाँ के दर्शकों के लिए नया हो, और उसके साथ साथ स्थानीय जो हमारे कलाकार हैं उनको भी यहाँ पे मंच प्राप्त हो सके। जितनों को हम दे सकते हैं, एक साथ हम सबको तो नहीं दे सकते, लेकिन जितने लोगों को भी प्रदान किया जा सकता है, और जिन्होंने पूर्व में नहीं पिछले विगत 2-3 सालों में अपनी प्रस्तुतियां नहीं दी हैं, कोशिश ये है कि हम उन लोगों को यहाँ पे स्थान दें। इंडो नेपाल सीमावर्ती जनपद बहराइच के अगैया नानपारा में ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन की स्थापना से एफएम रेडियो प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बहराइच के नानपारा में स्थापित हुए ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के इंचार्ज अहमद सबीर ने बताया कि एफएम रेडियो स्टेशन से पड़ोसी देश नेपाल के नागरिकों का भी भरपूर मनोरंजन होगा। ये रेडियो स्टेशन जंगल में बसे थारू समुदाय के लोगों तक पहुंचेगा। सरकार की इस पहल से सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों का मनोरंजन से जुड़ाव तो होगा ही, और रेडियो कनेक्टिविटी से सीमाएं भी मजबूत होंगी। नानपारा जिला बहराइच में ये 10 किलोवाट का एफएम ट्रांसमीटर लगा हुआ है। इससे लगभग 60 से 80 किलोमीटर के दायरे में रहने वाली जनता को, जो कि भारत और नेपाल के देश में रहती है, उसको बहुत अधिक लाभ होने वाला है। हमारे स्टेशन से नेपाली भाषा में भी कार्यक्रम रिले किया जाता है। इससे भारत और नेपाल की जनता को, और विशेष रूप से जो थारू जनजाति हमारे वहाँ रहती है, इसको रेडियो से जुड़ने का एक बहुत सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ द्वारा जो एफएम का जो चैनल है वह बहराइच जनपद में मात्र 2 केवी का था। उसको क्षेत्र बढ़ा करके कि पूरे बहराइच के लोग और साथ ही साथ हमारे पड़ोसी राज्य के भी लोग एफएम को सुन सकें, उसका लाभ लें। इसके लिए आकाशवाणी ने प्रसारण हमारे पड़ोसी मुल्क को भी होगा। इसके लिए मैं आकाशवाणी के जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सीमावर्ती जिला बहराइच के इस क्षेत्र में अभी तक एफएम का उतना महत्व नहीं देखा जा रहा था भारत से। इस बार देखा गया है कि ARI द्वारा आकाशवाणी रेडियो का प्रसारण यहाँ तो पहले खूब बढ़िया सुनाई देता था, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में एफएम की संख्या ज्यादा है। नेपाली एफएम के कारण यहाँ ज्यादातर लोग वही सुनते थे, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ। और अब इस बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। स्टार्टअप इंडिया योजना, PLI योजना, PM गति शक्ति परियोजना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लोकसभा में चर्चा होने की संभावना। GDP बढ़त के आंकड़ों में देखा जा रहा है लगातार सुधार। जुलाई से सितंबर की तिमाही में देश की विकास दर हुई 8.4%। मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता के दिए निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, नए वेरिएंट का देश में फिलहाल कोई भी मामला नहीं। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री ने राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद की 54वीं बैठक में लिया हिस्सा। कहा, बुंदेलखंड क्षेत्र में पिछले 5 सालों में 9,802 करोड़ की लागत से 9 जिलों को किया गया है सिंचित। और RDSO ने कानपुर मेट्रो के सुरक्षा परीक्षण किए पूरे। IIT कानपुर से मोती झील तक RDSO द्वारा अंतरिम गति प्रमाण पत्र किया जाएगा जारी। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन अब यहीं पर समाप्त हुआ। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।